अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स। हम लोगों ने हाइड्रोलिक मशीन स्टार्ट किया हुआ था, तो सबसे पहले हम हाइड्रोलिक मशीन्स में जो चीज़ हम लोग हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो है टर्बो मशीनरी में हम लोगों ने पंप्स पढ़ना और टर्बाइंस पढ़नी है। ठीक है, पंप्स पढ़ना और टर्बाइंस पढ़नी है। ठीक है, टर्बो मशीनरी में। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं जी पंप्स। ठीक है, एग्जैक्टली सबसे पहले हम पंप स्टार्ट करेंगे, देन मैं आपको टर्बाइन के ऊपर लेके जाऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि पंप्स और टर्बाइन में फ़र्क क्या है। बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में भी कुछ देखा था कि इन टर्म ऑफ अगर एनर्जी कन्वर्जन की बात करें तो एक एसई को एमई में कन्वर्ट करती है और एक एमई को एसई में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो एसई को एमई में कन्वर्ट करती हैं टर्बाइंस और एमई को एसई में कन्वर्ट करती हैं पंप्स। तो द डिफरेंस बिटवीन पंप्स एंड टर्बाइंस क्या है, यहाँ पे देखिएगा। बोथ आर द कॉम्बिनेशन ऑफ शाफ्ट नंबर 1, नंबर 2 इम्पेलर या प्रोपेलर, या हम इसको प्रोपेलर ठीक है, या हम इसको राउटर भी कह लेते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास एक शाफ्ट होगी, शाफ्ट के ऊपर क्या लगा होगा, एक रूटर लगा होगा। तो ये कॉम्बिनेशन है पंप्स और टर्बाइन का। देखें, इसको अंडरस्टैंड करें आप। लेट्स सपोज वी हैव दिस शाफ्ट, ये एक हमारे पास शाफ्ट है, इसके गिर्द एक रोटर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये शाफ्ट और रोटर का जो कॉम्बिनेशन है ना, दिस इज कॉल्ड पंप एंड दिस इज कॉल्ड टर्बाइन। सेम चीज़ें हैं। फ़र्क क्या है, देखें, फ़र्क ये है कि अगर रोटर को मैं बैरूनी वाटर की एनर्जी दे के रोटर को घुमाऊं, रोटर चूँकि अटैच है शाफ्ट के साथ, वो शाफ्ट को घुमाए, शाफ्ट आगे जनरेटर को घुमाए, तो ये जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, ये कॉम्बिनेशन कहलाता है टर्बाइन। अब इसको अगर रिवर्स करूं कि इस शाफ्ट को मैं कोई एनर्जी दे के घुमाऊं, ये शाफ्ट आगे उसके साथ जो रोटर अटैच है रोटर को घुमाए, रोटर आगे अपनी एनर्जी ट्रांसफर करे लिक्विड को। ठीक है, तो उससे वो उसको प्रेशराइज करे, तो ये शाफ्ट को घुमाया, रोटर घूमना शुरू हो गया, रोटर ने क्या किया, आपके वाटर को एनर्जाइज कर दिया। जस्ट लाइक आप लोगों ने मतलब जो जिनका गांव से ताल्लुक है उनको ज़्यादा पता होगा कि वो ग्राइंडर देखा होगा एक, या वो लस्सी बनाने वाली मशीन होती है, आपने देखा। ऐसे ही आप उस पंखे को पानी के अंदर डिप करते हो तो पानी क्या होता है, वो स्प्लैशेस उसके अंदर प्रोड्यूस होती हैं। वो उसके अंदर स्प्लैशेस कैसे प्रोड्यूस हुए हैं, या पानी जो रोटेट करना शुरू हो जाता है, वो इस वजह से होता है कि जो शाफ्ट की एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो गई है अब वाटर को, यानी कि शाफ्ट ने अपनी एनर्जी वाया रूटर किसको ट्रांसफ़र कर दी है, वाटर को। सिमिलरली पंप भी ये करता है, पंप में शाफ्ट को हमने घुमाना है, उसने रोटर को घुमाना है और रोटर ने आगे वाटर को एनर्जाइज करना है। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क है पंप्स और टर्बाइन में कि कॉम्बिनेशन है शाफ्ट और इम्पेलर का। तो अगर हम शाफ्ट को घुमा दें जिससे इम्पेलर घूमे तो ये काम होगा पंप में, अगर हम रोटर को घुमा दें जिससे शाफ्ट घूमे वो होगा हमारे पास टर्बाइन के अंदर। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। आगे जो हमारा मतलब है, अब हम स्टार्ट लेते हैं पंप से। किससे? स्टार्ट से। बाद में हम इसको टर्बाइंस को देखते हैं। पंप्स बेसिकली हम देखते हैं कि पंप्स क्या है। पंप सिंपली हमने देख लिया कि पंप वाटर को एनर्जाइज करता है। ऐसी मशीन जो वाटर को एनर्जाइज करे वो क्या कहलाती है,
पंप कहलाती है, या किसी लिक्विड को जो एनर्जाइज करे वो क्या कहलाती है, पंप कहलाती है। अब आमतौर पे जो पंप होता है ना, इसके दो सिलेक्टिंग पैरामीटर्स होते हैं। नंबर 1 फ्लो रेट, जिसको हम इसकी कैपेसिटी ऑफ पंप भी बोलते हैं, और दूसरा इसका नेट हेड। ठीक है, क्या दूसरा इसका नेट हेड। अब ये देखो नेट हेड का फिजिकल मतलब क्या है। नेट हेड का मतलब है टोटल एनर्जी। क्या मतलब है इसका? टोटल एनर्जी एट दैट लोकेशन। नेट हेड का मतलब है टोटल एनर्जी एट पर्टिकुलर लोकेशन। तो चलें जी, आपने कोई भी पंप सेलेक्ट करना है ना, कोई भी पंप इन चीज़ों को हम पंप की परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन चीज़ों की? परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पंप की जो परफॉर्मेंस है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी कि वो आपको कितना फ्लो रेट दे रहा है और कितनी वो वाटर के नेट हेड वो डेवलप करके आपको दे रहा है। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ फ्लो रेट। फ्लो रेट का मैंने आपको बताया, हम लोगों को पता है कि फ्लो रेट क्या होता है। ये दो तरह का होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और मैस फ्लो रेट। वॉल्यूमेट्रिक का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो Q इक्वल टू AV होता है, और मास फ्लो रेट का फार्मूला होता है Q इक्वल टू ρAV होता है। ठीक है। कंप्रेसिबल फ्लोज के लिए हम ρAV लेते हैं और इनकम्प्रेसिबल के लिए हम AV लेते हैं। अब आ जाए जी नेट हेड के लिए। नेट हेड क्या जी? नेट हेड। सबसे पहले समझने की ज़रूरत है हेड क्या है। हेड का मतलब है कि किसी भी लोकेशन पे जो एनर्जी है उसको हमने हेड कहना है। अब हेड को जो चीज़ डिफाइन करती है ना, वो इक्वेशन है हमारे पास बर्नौली इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन। अब बर्नौली इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? बर्नौली इक्वेशन हमें ये बताती है सिंपली कि बर्नौली इक्वेशन को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी और एक इन दी फॉर्म ऑफ हेड। दो तरीके से हम बर्नौली इक्वेशन को, तो मैं सबसे पहले डिफाइन करता हूँ इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आप प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, लेट्स सपोज वी हैव अ पाइप, तो इसमें इस लोकेशन पे 1 और 1 डैश के ऊपर मैं कहता हूँ कि मैं अपनी आई वांट टू कैलकुलेट टोटल एनर्जी। ठीक है। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए मुझे यहाँ पे प्रेशर एनर्जी भी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए। तो ये तीनों का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो कांस्टेंट के बराबर होगा। अब बेसिकली ये कांस्टेंट क्या है? दिस इज टोटल एनर्जी एट पर्टिकुलर लोकेशन, दिस इज टोटल एनर्जी। अब देखिए प्रेशर एनर्जी, वाटर की प्रेशर एनर्जी क्या होती है? वो प्रेशर जो फ्लूइड उसकी वॉल्स के ऊपर स्ट्राइक करता है, वो प्रेशर जो फ्लूइड उसकी वॉल्स के ऊपर स्ट्राइक करता है, वो प्रेशर एनर्जी होगी आपकी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वो एनर्जी जिससे वाटर जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो कहाँ पे मैक्सिमम होगी? उसके सेंटर पे। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? अगर यही पाइप आपका किसी इंक्लिनेशन पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर ये मेरा ज़मीन का लेवल था, तो ये जो आपका लेवल है दिस इज Z1 इंक्लिनेशन नंबर 1 इनलेट पे, और ये आउटलेट पे Z2। तो ये जो इंक्लिनेशन है, ये जो हाइट का डिफरेंस है Z1 इज नॉट इक्वल टू Z2। तो ये चीज़ हमें क्या चीज़ देती है? हमें पोटेंशियल एनर्जी देती है, क्योंकि ये मेरे पास mgh के बराबर होती है, और ये h क्या होता है? हमारी हाइट होती है। द एनर्जी ड्यू टू हाइट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी ड्यू टू प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी। अगर इसको इन दी फॉर्म ऑफ मैं हेड एक्सप्लेन करूँ तो मेरे पास क्या होगा? मैं इसी को P ओवर
रो जी प्लस काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी, पी ओवर रो जी वी स्केयर ओवर 2g प्लस जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब आप ये देखें कि अब यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है, व्हाट इज दिस, दिस इज टोटल हेड, टोटल हेड। और टोटल हेड को हमने कैसे डिफाइन किया, ये भी अल्टीमेटली क्या है, टोटल एनर्जी के बराबर है। ठीक है, अब हम जरा इसको देखते हैं कि हम इसको हेड क्यों कह रहे हैं, हम इसको हेड क्यों कह रहे हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 हेड हैं। नंबर 1 पी ओवर रो जी वी स्क्वायर ओवर 2g और z, this is called elevation head due to height difference, this is called velocity head या डायनामिक हेड, and this is called pressure head या हाइड्रोस्टैटिक हेड। हाँ जी, हेड हम क्यों कहते हैं, आमतौर पे यहाँ से हम समझते हैं एलिवेशन हेड। आमतौर पे इंजीनियरिंग के अंदर जब भी हेड का कॉन्सेप्ट आता है तो हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ हाइट आती है, जबकि बर्नौली इक्वेशन के मुताबिक ऐसा नहीं होता। क्यों, उसकी रीज़न मैं आपको इसको हम समझते हैं कैसे। एलिवेशन हेड, हेड का मतलब है कि अगर एक लोकेशन पे मेरा पाइप यहाँ पे है ना, यहाँ पे, और दूसरी लोकेशन पे मेरा पाइप यहाँ पे है, तो ये जो एलिवेशन का डिफरेंस है ना, यहाँ पे हाइट ज़्यादा और यहाँ पे कम है, इसको अगर मैंने मेजर करना हो तो कैसे मेजर करूँगा, मैं कहूँगा कि ये जो हाइट जितने फीट ऊंची है या जितने मीटर ऊंची है, मैं उसको क्या कहूँगा कि ये मेरी हाइट है, इसको मैं हेड का नाम दे दूँगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो एलिवेशन हाइट का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर। ठीक है, तो अब हेड तो हेड है, हेड का हर जगह पे यूनिट क्या होगा, मीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ तो अगर मैं वेलोसिटी को इन टर्म ऑफ मीटर कंसीडर कर रहा हूँ और प्रेशर को भी इन टर्म ऑफ मीटर कंसीडर कर रहा हूँ, तो वो मेरे पास बन जाएगा प्रेशर हेड और वही मेरे पास बन जाएगा वेलोसिटी हेड। अब क्वेश्चन ये है कि मैं प्रेशर को इन टर्म ऑफ मीटर कैसे कंसीडर कर सकता हूँ, देखें सबसे पहले हम इसको यूनिट निकालते हैं। देखें P ओवर रो जी, P हमारे पास किसके बराबर आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, किलोग्राम पर मीटर क्यूब के इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 ओवर m स्क्वायर डिवाइडेड बाई किलोग्राम मीटर क्यूब इंटू मीटर और सेकंड स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कट गया, ठीक है, हमारे पास क्या बच गया, किलोग्राम ओवर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर डिवाइडेड बाई मीटर से मीटर कट गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। तो अब यही चीज़ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, किलोग्राम डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर मल्टीप्लाई बाई मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई किलोग्राम। तो किलोग्राम से किलोग्राम का सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर, मीटर से मीटर, तो फाइनली आपके पास क्या यूनिट बचा, मीटर। ठीक है, सिमिलरली जब आप v ओवर 2g का निकालोगे, तो वो क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई सेकेंड स्क्वायर
डिवाइडेड बाई मीटर, सॉरी ये यहाँ पे ये बेसिकली ये यहाँ पे वही स्क्वायर था, तो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर। तो सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट गया, मीटर से मीटर कट गया, तो इसका यूनिट भी क्या बचा, मीटर। और जो थर्ड हेड है उसका यूनिट वैसे ही मीटर होता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इन तीन हेड्स की बात कर रहा हूँ, इन तीन हेड्स की बात कर रहा हूँ, मेरे पास ये तीन हेड्स हैं, मेरे पास ये तीन हेड हैं, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और एलिवेशन हेड। इसका फिजिकली मतलब क्या है कि मैं प्रेशर को इन टर्म ऑफ हाइट कैसे मेजर कर सकता हूँ। तो उसके लिए मतलब ये FM1 का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को क्लियर होगा, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि ये अगर हमारे पास एक प्रेशर लाइन है, ठीक है, तो हमें पता है कि जो इसका हाइड्रोस्टैटिक हेड है वो कहाँ पे आता है आपके पास, वॉल्स के ऊपर। कहाँ पे आता है, वॉल्स के ऊपर। तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक हेड मेजर करने के लिए मैं कौन सी ट्यूब लगाऊंगा, पीजोमीटर ट्यूब। कौन सी, पीजोमीटर। और इसका वेलोसिटी हेड मेजर करने के लिए मैं कौन सी ट्यूब लगाऊंगा, जो सेंटर पे मुझे देगी, पीटर ट्यूब। जो पीटर ट्यूब हमें देती है वो यहाँ से लेके, फर्ज करें, अब देखें वाटर इसके अंदर मूव कर रहा है, यहाँ पे ये वाटर ऐसे इसके अंदर गया विद द हाई वेलोसिटी। जो वाटर इसके अंदर हाई वेलोसिटी में जाता है, हम जिस वेलोसिटी मतलब उस हाईएस्ट वेलोसिटी के ऊपर जो इसका प्रेशर होता है, हम उसको स्टैग्नेशन प्रेशर कहते हैं, ठीक है, या उसको फिर टोटल प्रेशर कहते हैं। वो यहाँ पे फर्ज करें वो यहाँ तक चढ़ता है, ऊपर तक, ठीक है। और सिमिलरली इसके अंदर वाटर गया यहाँ तक। अब ये जो वाटर बाउंड्रीज के ऊपर चढ़ेगा ना, ये प्योरली चढ़ेगा प्रेशर की वजह से, प्रेशर एनर्जी की वजह से, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो वाटर चढ़ा है वो यहाँ से यहाँ तक तो ड्यू टू प्रेशर चढ़ेगा, प्रेशर हेड। और ये जो ऊपर गया ना, ऊपर, दिस इज फॉर वेलोसिटी। ये किसकी वजह से चढ़ेगा, वेलोसिटी की वजह से चढ़ेगा। तो हमारे पास जो स्टैग्नेशन प्रेशर होता है वो प्रेशर हेड मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस डायनामिक प्रेशर। डायनामिक प्रेशर का सम होता है। अब आप ये देखें कि जब मैं बात करता हूँ ना इन टर्म ऑफ हेड, यानी कि प्रेशर हेड, उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास लेट्स सपोज कोई प्रॉब्लम है, वो वाटर पाइपलाइन थी, वाटर पाइपलाइन के ऊपर अगर मैं कोई मानोमीटर लगाऊं या पीजोमीटर लगाऊं, तो उसके अंदर प्रेशर एनर्जी की वजह से जो वाटर राइज करेगा ना, इन द फॉर्म ऑफ मीटर, इन द फॉर्म ऑफ मीटर लेंथ, मैं उसको हेड बोल रहा होता हूँ, प्रेशर हेड। और जो प्रेशर हेड से ऊपर वाटर जाता है वो जा रहा होता है वेलोसिटी की वजह से। वो जितने मीटर डिस्टेंस कवर करता है उसको मैं मीट्रिक हेड कहता हूँ, डायनामिक हेड कहता हूँ। समझ लगी इस बात की? तो यहाँ पे इसलिए मैं इस चीज़ को हम प्रेशर हेड कह रहे होते हैं, ये डायनामिक हेड कह रहे होते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि यार प्रेशर को हम इन टर्म ऑफ मीटर कैसे मेजर कर सकते हैं, तो उसका बड़ा सिंपल आंसर है कि भाई जो प्रॉब्लम है, जो वाटर पाइपलाइन है, अगर आप उसके ऊपर, वो कहते हैं ना कि यार इस वाटर पाइपलाइन का प्रेशर इतना है, इसका हेड इतना है, उसका फिजिकल मतलब ये होता है कि या तो उसके पास हाइट होगी, एलिवेशन हेड होगा, या उसके पास प्रेशर हेड होगा। प्रेशर हेड का मतलब क्या है कि प्रेशर हेड मतलब प्रेशर को हमने मेजर करना है इन टर्म ऑफ मीटर। तो
वाटर पाइपलाइन के ऊपर अगर मैं कोई पीजोमीटर ट्यूब लगाऊं तो उसमें कितने मीटर वाटर ऊपर जाएगा, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी हेड। और सिमिलरली डायनामिक हेड भी ऐसे ही। तो हमने इन तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको, इन्हीं चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं। अब ये जो चीज़ थी ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन में आती है। ये किस में आती है? ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन में आती है। ये किस में आती है? हमारे पास बर्नौली इक्वेशन में, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन में। अब बर्नौली इक्वेशन के लिए हमारे पास अजम्पशंस क्या थी? अजम्पशन ये थी कि आपका फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, आपका फ्लो स्टेडी होना चाहिए और वो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। यही थी ना। जब हम पंप की बात करते हैं ना, जब हम पंप की बात करते हैं तो पंप का कोई रफली स्केच मैं ड्रॉ करता हूँ, वो ऐसे है। ठीक है, अब ये हमारे पास पंप हो गया। अब देखें कॉन्सेप्ट वही है, यहां से वाटर इन हुआ, यहां से ये इसका सेंटर है जहां पे शाफ्ट रोटेट कर रही है। तो दिस इज ये वाला जो चीज है ये इनलेट साइड है और ये वाली यहाँ सेंटर से लेके यहाँ पे दिस इज आउटलेट। अब क्या होगा, वाटर मतलब इनलेट पाइप में आया किसी प्रेशर और किसी वेलोसिटी के साथ, V इन और प्रेशर P इन के साथ आया। अब यहाँ पे वाटर के पास कुछ एनर्जी थी, मैं उसको कह देता हूँ कि वो वाटर के पास जो एनर्जी थी वाटर के पास, अब बर्नौली इक्वेशन के मुताबिक वो किस सम के बराबर होगी? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, ठीक है। अब ये लेवल नीचे है और ये लेवल ऊपर है। अगर मैं ये अपना डॉटम लेवल कंसीडर करता हूँ ना, तो ये Z2 है और ये Z1 है। तो इसमें लोअर लेवल से वाटर को ऊपर लेवल पे भेजा जा रहा है। अब देखो इनलेट पे वाटर के पास इनलेट पाइप में जो वाटर में के पास एनर्जी है वो क्या होगी कि जो बाउंड्रीज पे हमें मिलेगी वो प्रेशर एनर्जी होगी, जो सेंटर पे एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी होगी, तो यानी कि स्टैग्नेशन होगा। तो अब सेंटर के ऊपर अगर मैं एक पीजोमीटर ट्यूब लगाता हूँ, पिटर ट्यूब लगाता हूँ, तो यहाँ पे जितना वाटर चढ़ेगा वो टोटल ग्रेडियंट होगा, टोटल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होगी, वो मतलब वो टोटल एनर्जी होगी एट इनलेट के ऊपर। उसको मैं एनर्जी ग्रेडियंट लाइन एट इनलेट बोलूँगा, इनलेट मतलब एनर्जी एट इनलेट, ये यहाँ पे जो चढ़ा है, ठीक हो गया। अब जो टोटल एनर्जी थी वाटर के पास, वो एनर्जी मतलब वो जो H1 थी एनर्जी यानी कि टोटल हेड एट 1 था, वो जब पंप के अंदर गया, पंप ने उसके ऊपर वर्क किया, उसकी एनर्जी इंक्रीज की और उसको आउटलेट में यहाँ पे भेज दिया। क्या किया? उसको आउटलेट में यहाँ पे भेज दिया। अब यहाँ पे वाटर की जो एनर्जी ऑब्वियसली वो इनलेट यहाँ की निस्बत यहाँ पे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें शाफ्ट वर्क भी इंक्लूड हो चुका है। अब शाफ्ट के पास वर्क कहाँ से आया है? शाफ्ट के पास जो वर्क है वो यहाँ से आया कि जो ब्रेक हार्स पावर हमने इसको बाहर से दी है। क्या जी? जो ब्रेक हार्स पावर हमने इसको बाहर से दी है, BPH, ब्रेक हार्स पावर बाहर, ये B से आपने बाहर से याद रख लेना। जो हमने हार्स पावर यहाँ से जो इलेक्ट्रिक शाफ्ट इसको घुमाया, यहाँ से पानी आया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हमने BPH ब्रेक हार्स पावर
जो हमने बाहर से अप्लाई की है। ब्रेक हॉर्स पावर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से हमने प्रोवाइड की वो उसने रोटर को रोटेट करवाया, रोटर ने वर्क डन किया किसके ऊपर, पंप के ऊपर, वाटर के ऊपर। तो एनर्जी ग्रेडियंट लाइन जो एनर्जी थी इनलेट में वो कम होगी और जो एनर्जी होगी आउटलेट में वो ज़्यादा होगी। अब अगर इसको इन टर्म ऑफ मीटर मैंने मेजर करना हो तो यहाँ पे अगर मैं एक लगाऊँ एक पीजोमीटर ट्यूब, तो यहाँ पे ये वाटर चढ़ेगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो मतलब लोअर लेवल से ये EGL जो है एनर्जी ग्रेडियंट लाइन 2 या टोटल हेड एट 2 है, वो हमारे पास ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू H1। वो क्यों ज़्यादा होगा, अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं कि मेरे पास जो H2 माइनस H1 है वो किसके बराबर होगा, शाफ्ट वर्क के, ठीक है। अगर शाफ्ट जीरो वर्क करे यहाँ पे, शाफ्ट अगर जीरो वर्क करे यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, इनलेट बराबर हो जाएगा आउटलेट के, ठीक है। टोटल एनर्जी एट इनलेट बराबर हो जाएगी आउटलेट पे। लेकिन यहाँ पे पंप लगाया हुआ हमने जो कि इसके ऊपर वर्क कर रहा है, तो एनर्जी ग्रेडियंट लाइन या टोटल एनर्जी एट आउटलेट वो ज़्यादा होगी एट इनलेट। और ये एनर्जी हम कैसे मेजर करते हैं, ड्यू टू बर्नौली इक्वेशन। क्यों बर्नौली इक्वेशन से, क्योंकि ये तीनों ही हमारे पास पंप के केस में ये कंडीशन पाई जा रही है। वाटर है इनकम्प्रेसिबल, पाइपलाइन है, इसमें चूँकि वाटर ने कांस्टेंट स्पीड पे मूव करना होता है तो ये स्टडी स्टेट है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रही होती। और स्ट्रीमलाइन किस लिए, क्योंकि ये पाइपलाइन के अंदर फ्लो चल रहा होता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एनर्जी ग्रेडियंट लाइन होगी। अच्छा, अब मैं बर्नौली इक्वेशन को थोड़ा सा अप्लाई करके दिखाता हूँ। हमारे पास मतलब जो टोटल हेड है वो किसके बराबर आया, P ओवर रो जी प्लस V स्क्वायर ओवर 2G प्लस Z। ये एट इनलेट हो गया, ये आउटलेट माइनस P ओवर रो जी प्लस V स्क्वायर ओवर 2G प्लस Z, ये हो गया इनलेट के ऊपर। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक ऐसा केस है जिसमें ये स्ट्रेट वाटर पाइपलाइन था, ये पंप लगा हुआ था दरमियान में, यहाँ से पानी इन हुआ था और यहाँ से आउट हुआ था। इसका डायमीटर 1 आउटलेट पे बराबर है और सिमिलरली यहाँ पे Z1 किसके बराबर है, Z2 के। ये एक सिंपल केस है मेरे पास पंप का। इस केस को मैं अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर। देखें यहाँ पे H किसके बराबर आ गया, अगर डायमीटर वेरी नहीं कर रहा तो इसका क्या मतलब है कि चूँकि एरिया चेंज नहीं हो रहा, जबकि एरिया चेंज नहीं होगा तो हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब यह होगा कि ये हेड ज़ीरो हो गया। अगर Z1 बराबर है Z2 के तो ये चीज़ भी ज़ीरो होगी क्योंकि लेवल सेम है। सिमिलरली इसमें भी ये ज़ीरो हो गया और इसमें भी ये ज़ीरो हो गया। तो हमारे पास हेड किसके बराबर आ गया, P ओवर रो जी आउटलेट माइनस P ओवर रो जी इनलेट, ठीक है। तो अब अगर इनको मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से तो H मेरे पास किसके बराबर आ गया, P आउट माइनस P इन डिवाइडेड बाई रो जी। रो जी चूँकि कांस्टेंट है, जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो इनलेट और आउटलेट दोनों पे बराबर होगी। अच्छा, ये तो अपने सिंप्लीफाई केस में मेरे पास टोटल हेड निकालने का ये फार्मूला हो गया, प्रेशर डिफरेंस। लेकिन अगर आपके पास हाइट डिफरेंस नहीं है और इनलेट पे एरिया कम है, आउटलेट पे एरिया ज़्यादा है वाटर पाइपलाइन का, तो फिर आप ये डायमीटर 1 इज इक्वल टू डायमीटर 2 नहीं ले सकते, ठीक हो गया। अब आप ये देखें कि यहाँ पे वाटर इन हुआ किसको एनर्जी लेके, ठीक है, उसका लेवल हमने H1 कह दिया, और यहाँ पे आउट हुआ वाटर एनर्जी 2 लेके, ठीक है। अगर मैंने पंप की एफिशिएंसी निकालनी हो, पंप की एफिशिएंसी निकालनी हो तो वो क्या होगा, आउटपुट बटा इनपुट। हाँ जी, आउटपुट क्या होगी वाटर की, वाटर पावर जो या वाटर एनर्जी कह लें इसको, वाटर एनर्जी, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं वाटर हॉर्स पावर डिवाइडेड बाई इनपुट क्या होगा। हाँ जी, सोचो वो एनर्जी जो हमने शाफ्ट पे दी है तो वो क्या होगी, ब्रेक शाफ्ट पावर, ठीक है, वो हमारी इनपुट होगी और उसके ज़रिए असर क्या होगा, वाटर एनर्जी या वाटर हॉर्स पावर। अच्छा, जो वाटर हॉर्स पावर का हमारे पास फार्मूला होता है ना, वाटर एनर्जी, वो हमारे पास होता है रो क्यू जी एच के बराबर।
उसके बराबर रो क्यू जी एच के बराबर। अब ये निकला कैसे है? ये निकला ऐसे है कि बेसिकली ये है पोटेंशियल एनर्जी का रेट है। यानी पोटेंशियल एनर्जी क्यों? क्योंकि पंप के लिए जो हाइट डिफरेंस आ रहा है, पंप के लिए जो हाइट डिफरेंस आ रहा है, हाइट डिफरेंस तो के मतलब पहले एक हाइट पे उसके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है, और एक खास टाइम गुजरने के बाद उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आया है। जाहिर बात मतलब उसको ऊपर वाली हाइट पे पंप लेके जाता है ना हमेशा, लोअर लेवल वाटर को लोअर लेवल से हायर लेवल पे, तो हाइट का डिफरेंस आया, तो हाइट के डिफरेंस से क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का रेट चेंज हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर हुई, mgh के बराबर हुई डिवाइडेड बाई टी। तो हमारे पास मास किसके बराबर हुआ, रो वी gh डिवाइडेड बाई टी। तो v ओवर टी किसके बराबर हुआ, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के, तो रो क्यू जी एच। दिस इज वाटर हॉर्स पावर। हाँ जी, ब्रेक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, शाफ्ट पावर, जिसको हम शाफ्ट पावर बोलते हैं। शाफ्ट पावर वो इसका एक कांस्टेंट फार्मूला होता है टाउ ओमेगा, P इज इक्वल टू टाउ ओमेगा। मैकेनिकल पावर का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, P इज इक्वल टू टाउ ओमेगा। इसके कंपैरिजन एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर भी होती है। कौन सी पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। उसका क्या फार्मूला होता है, P इज इक्वल टू VI, ठीक है। ये जनरेटर की पावर निकालने के लिए, और ये शाफ्ट की पावर के जितने आरपीएम से मूव कर रही है और जितना उसका टार्क है। हाँ जी, अब अगर इसकी एफिशिएंसी निकालनी है तो कैसे निकलेगी, रो क्यू जी एच डिवाइडेड बाई टाउ ओमेगा। दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ पावर। ठीक हो गया। अब आपने कोई भी पंप सेलेक्ट करना है, उसके दो पैरामीटर होंगे, कैपेसिटी, मतलब आपको पता होना चाहिए कि मतलब आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए वाटर की, और पता होना चाहिए कि कितना हेड चाहिए वाटर की। ये पंप की ये दो चीज़ें होती हैं, कैपेसिटी और हेड। कैपेसिटी और हेड के ऊपर हम वाटर को अपने पंप को सेलेक्ट करते हैं। पंप की जो सिलेक्शन होती है ना, वो बेसिकली डिपेंड कर रही होती है आगे गुजरने वाले पाइपिंग सिस्टम के ऊपर, पाइपिंग सिस्टम के ऊपर। मतलब आपने पंप छोटा लगाना है या बड़ा लगाना, वो डिपेंड करता है कि आगे पाइप लाइन कैसी है, छोटा पाइप है, बड़ा पाइप है, या वो बहुत ज़्यादा लंबाई के रूप उसकी है उसकी। ठीक है, तो अगले लेक्चर के अंदर हम लोग जो चीज़ पढ़ेंगे वो एक तो हम पाइपिंग सिस्टम की सिलेक्शन के ऊपर पढ़ेंगे, और सिलेक्शन ऑफ पंप के लिए एक हमारे पास होती है पंप परफॉर्मेंस कर्व। ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसको आपने देखना है, ज़रा हम बुक से जल्दी जल्दी ओवरव्यू ले लें कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है। देखिएगा, ये पंप है, पंप में हम ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है, वॉल्यूमेट्रिक मास फ्लो रेट को डेंसिटी पे डिवाइड कर दिया तो डेंसिटी से कट गई। इधर देखें, मास फ्लो रेट किसके बराबर होता है, रो ए वी डिवाइडेड बाई रो, तो रो से रो कट गया तो ये ए वी किसके बराबर आ गया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के। ठीक है, ओके। अब हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि ये हमारी बर्नौली इक्वेशन थी, आउटलेट माइनस इनलेट। यहाँ पे ये मैंने बता दिया एनर्जी ग्रेडियंट आउट माइनस इन, और ये मैंने आपको सिंपल वो करके दिखा दिया। यहाँ पे ये समझिएगा ज़रा, ये डाटम लाइन थी हमारे पास, ज़मीन का लेवल। यहाँ पे हमने ये कोई पीजो में ये पीटर ट्यूब लगाई, ये किसी वेलोसिटी इन और आउट पे जा रही थी। ये यहाँ तक जो हमारे पास EGL इन है, यानी टोटल एनर्जी एट इनलेट पे, और यहाँ से यहाँ तक ये टोटल एनर्जी यहाँ तक क्यों, क्योंकि इसमें प्रेशर और वेलोसिटी है। ठीक है, और नीचे ये यहाँ से उसने हाइट भी इंक्लूड कर रही है, तो हाइट प्रेशर प्लस वेलोसिटी, तो ये तीनों मिलके हमारे पास क्या बन गए, ये EGL एट आउटलेट पे बन गए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये वाटर हॉर्स पावर का मैंने बता दिया, रो क्यू जी एच। यहाँ पे ये वी डॉट है ना, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, मैंने क्यू से ज़ाहिर किया, इसने वी डॉट से ज़ाहिर किया। ब्रेक हॉर्स पावर जो यहाँ से हमने बाहर से इसको दी है, वो टाउ ओमेगा के बराबर होगी, इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास है क्या चीज़ आ गई, पंप की एफिशिएंसी। तो अगला टॉपिक है जी पंप परफॉर्मेंस कर्व एंड मैचिंग टू है
पाइपिंग सिस्टम। पंप परफॉर्मेंस कर्व में मैंने आपको जैसे कि बताया कि हम लोगों ने दो चीज़ें देखनी है, कैपेसिटी और उसका फ्लो रेट, ठीक है। अब फ्लो रेट, एक तरफ फ्लो रेट आ गया और एक तरफ उसका हेड डेवलप आ गया। इन दोनों की मदद से हमने एक पंप परफॉर्मेंस कर्व बनानी है। वो हम इसको अगले लेक्चर में देखेंगे और अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि पंप परफॉर्मेंस कर्व के साथ ये जो सिस्टम कर्व है वो कैसे आती है। ठीक हो गया, तो अगले लेक्चर के अंदर हम पंप परफॉर्मेंस कर्व पढ़ेंगे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा।